नमस्कार, प्रॉपर्टी जंक्शन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। ये एक ऐसा शो है जहां पर आपके घर से जुड़ी हर ज़रूरत की बात होती है। तो आज का हमारा मुद्दा ये है कि क्या इंटीरियर डिज़ाइनिंग की प्लानिंग जो है वो चाबी मिलने से पहले, यानी कि घर की चाबी मिलने से पहले शुरू की जानी चाहिए या फिर बाद में होनी चाहिए। देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि आखिरी वक्त पर ना इंटीरियर की प्लानिंग शुरू करते हैं और फिर क्या होता है, बजट, टाइमलाइन, क्वालिटी तीनों हाथ से निकल जाते हैं। तो आज के शो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरी होते हैं जब आप जो है घर के बारे में सोचते हैं, उसके इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं तो ये शो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरा शो ध्यान से देखिएगा क्योंकि पूरी प्लानिंग की ना सही दिशा जो है आज आपको पता लग जाएगी कि कैसे आपको घर के अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की प्लानिंग करनी है। तो आज के शो में हम चर्चा करेंगे कि पोजेशन से पहले या फिर बाद में आखिरकार आपको कब करनी चाहिए इंटीरियर की डिजाइनिंग की प्लानिंग। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग के मुख्य स्टेप्स कौन कौन से हैं। हम ये भी चर्चा करेंगे कि थीम, लेआउट या फिर फर्नीचर कहां से जो है वो आपको शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा चर्चा इस बारे में भी होगी कि मॉड्यूलर किचन, स्टोरेज और स्पेस प्लानिंग के जो है वो टिप्स कौन कौन से हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए जब भी आप प्लानिंग करें। और सबसे बड़ा मुद्दा, फर्नीचर जो है आपको कैसा चुनना चाहिए, कस्टम मेड या फिर रेडीमेड, कैसा फर्नीचर जो है आप अपने घर के लिए चुन सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि गुरुग्राम के स्मार्ट कपल समीर और अंजलि ने क्या किया कि भाई उनका काम जो था ना वो आसान हो गया। देखिए, पोजेशन से 2 महीने पहले जो है उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग की प्लानिंग शुरू कर दी। तो देखिए और समझिए कि कैसे ये चीज जो थी उनके लिए सही साबित हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में रहने वाले समीर और अंजलि ने 3 BHK फ्लैट बुक किया था। इन्होंने पोजीशन से 2 महीने पहले ही एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर किया और वर्चुअल रूप से पूरे फ्लैट की मेजरमेंट और डिजाइन अप्रूव करवाई। फायदा ये हुआ कि पोजीशन मिलते ही उनकी किचन फिटिंग्स, वार्डरोब्स और फॉल्स सीलिंग का काम शुरू हो गया और 35 दिनों में घर रहने लायक बन गया। अंजलि का कहना है कि अगर पोजीशन के बाद प्लानिंग शुरू की होती तो शायद 3 से 4 महीने और लग जाते और बजट भी बढ़ जाता। तो अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है और इसे सुंदर बनाना, इसे सजाना वो इस सपने का सबसे अहम हिस्सा होता है। तो इंटीरियर प्लानिंग से जुड़े इस पूरे प्रोसेस को आज हम आपको समझाने जा रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुभवी इंटीरियर डिजाइनर और अरमाना के को फाउंडर अरिजीत दत्ता जी जुड़ रहे हैं। अरिजीत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। तो अरिजीत जी, मेरा ना सबसे पहला सवाल जो है वो ये बहुत बेसिक सा सवाल है। हम ना जब घर खरीदते हैं तो हमें ये नहीं समझ आता कि भाई जब मुझे पोजेशन मिल रहा है तब जो है मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग की प्लानिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए या पहले मुझे घर मिल जाए उसके बाद जो है मैं प्लान करना स्टार्ट करूँ, जब चाबी मेरे हाथ में आ गई उसके बाद मैं प्लानिंग स्टार्ट करूँ। तो कब होना चाहिए भाई, जब पोजेशन की तैयारी चल रही है या चाबी हाथ में आ गई, सब काम हो चुका है और उसके बाद जो इंटीरियर डिजाइनिंग की प्लानिंग करें? पल्लवी जी, एक्चुअली जब आपको पोजीशन का इंटीमेशन आ जाए कि अब 1 महीना बचा है या 2 महीना बचा है फ्रॉम द बिल्डर साइड, दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड स्टार्ट अपॉइंटेड इंटीरियर डिज़ाइनर और उसके साथ में आपको डिज़ाइनिंग चालू कर देनी चाहिए। आपको अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर करानी है तो कम से कम 2 महीने टाइम लगते हैं प्रॉपर डिज़ाइनिंग और विजुअलाइजेशन करने के लिए। तो वो 2 महीने का प्लानिंग लगता है और वो कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 2 महीने का वक्त जो है वो लगता है। अगर आप भी जो है आपने घर नया खरीदा है, आप सोच रहे हैं कि मुझे जो इंटीरियर डिजाइनिंग की शुरुआत अब कब से करनी है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 2 महीने का वक्त लगभग जो है लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आपका प्लान ज़्यादा बड़ा है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन डिज़ाइनिंग के टाइम पर जो है हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे बजट हो गया, टाइमलाइंस हो गई, इसके अलावा कौन कौन से बड़े फैक्टर्स हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट को समझना और उसके हिसाब से इंटीरियर डिज़ाइनर को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। वो इंटीरियर डिज़ाइनर जब डिज़ाइनिंग में उतरता है तो वो क्लाइंट के साथ डिस्कशंस में वो चीज़ें निकल के बाहर आती है। उसके हिसाब से उस घर की पूरी डिज़ाइनिंग करना और कहीं ना कहीं जब आप इंटीरियर डिज़ाइनर्स को अपॉइंट करते हैं तो वहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए बिटवीन क्लाइंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर, सो दैट एक कुछ ना कुछ बजट आइडिया क्लाइंट की तरफ से इंटीरियर डिज़ाइनर को आना चाहिए।
सो इट्स बिकेम ईजियर फॉर एन इंटीरियर डिज़ाइनर कि वो उस बेसिस पे मटेरियल सेलेक्ट कर सके और उस बजट के अंदर में आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, तो सो दैट आपके बजट कभी बाहर नहीं जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो टाइमलाइन का, अगर आप प्रॉपर डिज़ाइनिंग 2 महीने पहले स्टार्ट करते हैं और तो आपको टाइमलाइन से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आएगा। और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को आपको एग्जीक्यूशन में टाइमलाइन भी डलवा लेना चाहिए जब आप फाइनल करेंगे उसके साथ में जॉब, कि आप कितने टाइम में आप हमें हैंड ओवर करेंगे, सो दैट दे रेस्ट्रिक्ट टू दैट टाइमलाइन। ठीक है, तो ये टाइमलाइंस जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ मुलाकात कर रहे हैं, आप अपना बजट जो है वो बता दीजिए कि भाई मान लेते हैं मेरा 2 लाख से 5 लाख का बजट है, तो इस बीच में जो है आप मुझे बताइए कि कैसे घर सजाया जा सकता है। टाइमलाइंस आप उन्हें पहले ही बता दीजिए कि भाई 2 महीने के अंदर मुझे पोजीशन लेना है, मुझे इस घर में जाकर रहना है, तो ताकि वो आपकी टाइमलाइंस को फॉलो कर सके। लेकिन घर के अंदर जो जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर एक का अपना जो है अलग अलग टाइमलाइन भी होता है। जैसे कि किचन हो गई, आजकल सब कोई चाहते हैं कि एकदम मॉड्यूलर किचन हो, बिल्कुल अप मार्केट हो, जैसे ही आजकल टेक्नोलॉजीज वगैरह आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो वो सारी किचन के अंदर मौजूद रहनी चाहिए। वार्डरोब में बहुत सारे जो हैं वो इनोवेटिव चेंजेस आ गए हैं, वार्डरोब जो है वॉक इन वार्डरोब्स बनने लगे हैं। उसके अलावा लाइट्स वगैरह जो है उसमें अलग अलग तरह की लगती हैं, और इसके अलावा फॉल सीलिंग वगैरह हम देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे अहम हिस्सा जो है वो पूरे घर में क्या रहता है और किस में जो है सबसे ज़्यादा वक्त लगता है? देखिए, एक घर की जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं बेसिकली उसे 3 पार्ट में हम सोचते हैं। पहला पार्ट ये है कि एनीथिंग रिलेटेड टू सिविल, अगर सिविल से रिलेटेड कोई चेंजेस हैं तो वो सबसे पहले हमें इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि वो बाद में नहीं हो पाता है। आप फर्नीचर्स ऐड ऑन कर सकते हैं लेकिन सिविल चेंजेस नहीं होता है, तो दैट वी नीड टू एड्रेस फर्स्ट, देन फॉलोड बाय आपके फर्नीचर्स, जो कि फिक्स्ड फर्नीचर्स एंड मूवेबल फर्नीचर्स 2 पार्ट में होते हैं। फिक्स्ड फर्नीचर्स हो गए आपके वार्डरोब्स, किचन्स एंड ऑल, जो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और वो मॉड्यूलर आज के डेट में इज 90% पीपल गोइंग फॉर मॉड्यूलर, तो वो डिमांड्स काफ़ी अच्छी है और उससे बन के भी बहुत सुंदर आता है। बहुत सारे एक्सेसरीज आ चुके हैं। ये सब चीज़ों को आपको एज ए डिज़ाइनर, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर्स हम कस्टमर के सामने मूड बोर्ड में प्रेजेंट करते हैं, एंड देन वी सिलेक्ट कि उनको क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली वो डिज़ाइनर्स को प्रपोज करना चाहिए क्लाइंट को, और क्लाइंट को उस बेसिस पे सिलेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि साथों साथ आप बजट को भी देखते हुए चलेंगे तो हम उसमें कॉस्ट भी बताते हैं कि अगर आप ये लेते हैं तो ये कॉस्ट है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रॉपरली करके और उसको बजट डिफाइन करके चले, तो जो आउटकम होता है वो ऑलवेज अ परफेक्ट आउटकम होता है। ठीक है, तो परफेक्ट आउटकम जो है वो आपको इंटीरियर डिज़ाइनर हमेशा देने की कोशिश करते हैं, आपके बजट में भी देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका बजट जो है वो पास ना हो। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आपकी टाइमलाइंस को फॉलो करना जो है उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपकी जिम्मेदारी भी ये बन जाती है कि जैसे ही आपके घर का पोजीशन मिलने वाला होगा, 2 महीने पहले आप उन्हें दे देंगे सारा काम करने के लिए, तो आपको भी वक्त से जो है अपना घर पूरा तैयार हुआ, पूरा सजा हुआ जो है वो मिल जाएगा। लेकिन एक मेरा और सवाल है, जब भी घर की हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो आजकल जो है लोगों का वास्तु की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान आ गया है। पहले बीच में मैंने देखा था कि चूंकि फ्लैट सिस्टम नया नया स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त शायद लोग उसको इग्नोर करने लगे थे कि बस घर जो है वो एक अच्छा सा बना होना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लोग लग्जरी तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि वास्तु कंप्लायंस जो है वो घर ज़रूर होना चाहिए, नेचुरल लाइट जो है उसके अंदर ज़रूर आनी चाहिए, वेंटिलेशन जो है उसमें प्रॉपर होना चाहिए। तो जब आप लोग डिज़ाइन करते हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कितना इस चीज़ का तीनों फैक्टर्स का स्पेशली ध्यान रखा जाता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये वास्तु एंड प्लस ये जो है नेचुरल लाइट्स हैं। सो सबसे पहला जो हम लोग डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं जब हम एक प्रॉपर्टी को देखते हैं साइट विजिट के बाद, कि कहाँ से नेचुरल लाइट के सोर्सेज हैं, और ऑन दैट बेसिस वी ट्राई टू रिटेन दोज नेचुरल लाइट्स एंड देन वी डिज़ाइन द एंटायर हाउस कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, उसको अपने साथ रखते हुए कि कहाँ पे नेचुरल लाइट है, तो उसके थीम्स, कलर्स, सब कुछ उसी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। वास्तु इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, बट फ्लैट में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि आप सिविल चेंजेस उतने नहीं कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फ्लैट्स। कोठी हो, इंडिविजुअल हाउसेज हो, तो वहाँ हम कर सकते हैं। तो वास्तु से रिलेटेड हम बहुत सारे सॉल्यूशंस देते हैं, इफ़ इट्स रिक्वायर्ड, लाइक where can we put the planter, how we can have the color theme so that goes with the vastu compliance. ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। फर्नीचर प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पे होना चाहिए, बेड का सर किस तरफ होना चाहिए, वो वास्तु कंप्लायंस में हम डेफिनेटली लेते हैं। और अगर कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि हम सिविल चेंजेस भी कर सके तो वो भी करते हैं, और वो हम ध्यान रख के ही डिज़ाइन करते हैं।
ठीक दैट्स है, तो इम्पोर्टेंट। सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि अगर फ्लैट में आप जा रहे हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि भाई ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि सिविल चेंजेस जो है वो फ्लैट में हो पाए, तो कम से कम जो है वास्तु से जुड़े हुए ऐसे छोटे छोटे चेंजेस कर दिए कि फर्नीचर का प्लेसमेंट वगैरह जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंगली कर लिया, ताकि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत भी ना आए और वास्तु कंप्लायंस जो है वो घर बन सके। खैर, इस बीच में हमारे साथ कुछ दर्शकों के सवाल हमारे जो है आ चुके हैं, तो कुछ सवालों को ज़रूर शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो नोएडा से सीमा सक्सेना का है। ये कह रही हैं कि मैंने अभी फ्लैट लिया है और हैंडओवर जो है वो अगले महीने है, तो क्या मैं अभी से फर्नीचर का जो है ऑर्डर दे दूं? फर्नीचर ऑर्डर अब इमीडिएटली देना नहीं चाहिए, पहले हमें डिज़ाइनिंग करना चाहिए। और डिज़ाइनिंग में भी जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो फर्नीचर लेआउटिंग ही होती है। फर्नीचर लेआउटिंग में हमें ये क्लियर हो जाती है कि कहाँ पे कौन सा फर्नीचर इवन विद द वास्तु कंप्लायंस और क्या साइज में फिट होगा। अनलेस एंड अनटिल यू डिज़ाइन दैट, वो फाइनलाइज हो, तब तक आप फर्नीचर ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। बिकॉज फर्नीचर तो बहुत सेकंड या थर्ड फेज में आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल को पहले एड्रेस करना है, फॉल सीलिंग्स, इलेक्ट्रिकल्स, प्लम्बिंग, ये सब पहले एड्रेस करनी है। और वो एक बार आप पहले डिज़ाइन बनाइए, इंटीरियर को अपॉइंट कीजिए, प्रॉपरली आप अपने रिक्वायरमेंट्स उनके सामने रखिए, लेट देम क्रिएट द डिज़ाइन एंड देन आप फर्नीचर ऑर्डर्स पे जाइए, कलर थीम सबके साथ। जी जी जी, मेरा अगला सवाल एक्चुअली मैं ये कलर से जुड़ा ही पूछने लगी थी कि कलर जो है वो दीवारों का पहले किया जाता है और फर्नीचर बाद में चुना जाता है? नहीं, पूरी पहले सबसे पहले तो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। डिज़ाइन में आपके ऑल दोस थिंग्स जो मैं पॉइंट्स बताया, आपका वास्तु, कलर्स, ये सब चीज़ों को रखते हुए हमने कलर फाइनल कर लिए हैं। ठीक है। और दीवार का कलर्स, वॉल्स पहले होते हैं, उसके बाद जो लूज फर्नीचर से बाद में आएंगे। पहले फर्नीचर रख देंगे तो आप पेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बट हाँ, वो डिज़ाइन में सब कुछ आ जाएगा, 3D विजुअलाइजेशन में आ जाएगी, तो यू नो दैट कि मेरी क्या फर्नीचर आने वाला है, किस कलर का है, किस कलर का वॉल बनने वाला है। सो यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि व्हाट विल बी द आउटकम आफ्टर फिनिशिंग। वो सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगी लास्ट में जाके कि हमने क्या सोचा था और क्या बन गया। ठीक है सीमा जी, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे ध्यान दीजिए कि वो किस तरीके का आपका घर का जो है वो पूरा डिज़ाइन बनता है, और उसके बाद जो है फर्नीचर लीजिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं जो भोपाल से हमारे पास आया है, गौरव मिश्रा का। ये कह रहे हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर कहते हैं कि पहले पूरा नक्शा बनाए, लेकिन मैं किचन से शुरुआत करना चाहता हूँ, तो क्या ये सही तरीका है? ये अगर हम पूरे घर की डिज़ाइनिंग वो कराना चाहते हैं तो फिर मेरे हिसाब से पहले वो पूरा डिज़ाइन करें। इफ़ इज़ ओके विद कि ओनली किचन ही बनानी है और छोटे मोटे कुछ चीज़ें करनी है, रेस्ट यू वांट टू रिमेन एज इट इज़, तब वो किचन से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर पूरे घर की इंटीरियर करना है तो फिर आई विल नॉट एडवाइस कि आप किचन से स्टार्ट करो, बिकॉज कलर कॉम्बिनेशन, थीम अलग हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपने किचन तो बना ली, लेकिन आपको बाद में रियलाइजेशन हुआ कि मैं ओपन किचन चाहता हूँ कि एक ब्रेकफास्ट टेबल भी आ जाए जो मेरी डाइनिंग को अटैच करे, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यू हैव टू गो आइदर विद कंप्लीट डिजाइनिंग एंड देन गो फॉर किचन। ठीक है, तो अगर सिर्फ आप किचन डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं तो ये अलग बात है, लेकिन अगर आप पूरा घर जो है वो डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं तो जैसा कि अरिजीत जी ने बताया, आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप पहले जो है पूरे घर का डिज़ाइन बनवाइए, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक सिमेट्री में जा सके, आपको आगे जाके किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल ले लेते हैं, मुंबई से कविता मलिक का है। ये कह रही है कि हमारा घर जो है वो ईस्टर्न साइड पे है, पूर्व दिशा की तरफ है, और हम वास्तु के अनुसार जो है कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो क्या डिज़ाइनिंग में वास्तु शामिल है? यही मैंने आपसे कुछ देर पहले भी पूछा था। सो हाँ, बिल्कुल, वास्तु कंप्लीटली हम कंप्लायंस लेके ही चलते हैं। जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है वो हम कस्टमर को, क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं, और जहाँ तक पॉसिबल हो, आई डोंट नो इनका इंडिविजुअल हाउस है या फ्लैट है, लेकिन अगर इंडिविजुअल हाउसेस हैं तो हम इवन एंट्रीज भी चेंज कर देते हैं। फ्लैट्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन इंटीरियर वाले सब कुछ ध्यान रख के ही चलते हैं। आज के डेट में इट इज़ अ मैंडेटरी, एंड वी ट्राई टू एकोमोडेट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है हम एकोमोडेट करते हैं। ठीक है, तो फ्लैट्स वगैरह में ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, लेकिन इंडिविजुअल हाउसेस, कोठीज़ वगैरह जो हो गई, उनके अंदर ये सब चीज़ें जो है मुमकिन हो जाती हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनर से आप जब संपर्क करेंगे तो आप उनको ज़रूर ये बताइएगा कि आप वास्तु कंप्लायंस जो है वो चीज़ें करवाना चाहते हैं, जो कुछ बदलाव भी अगर करवाना चाहते हैं तो वो भी उन्हें ज़रूर बताइएगा, उनसे पूरी चर्चा कीजिएगा, ताकि आपके घर का डिज़ाइन और वास्तु के अकॉर्डिंगली जो है वो जा सके। खैर, अगर आप भी अपने शो में हमारे सवाल भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे खास मेहमान आपके सारे सवालों के जवाब दें, तो बहुत ही छोटा सा और सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको अपने व्हाट्सएप पर जाना है, और व्हाट्सएप में आपको लिखना है प्रॉप, PROP, जो कि प्रॉपर्टी का शॉर्ट फॉर्म है, और उसके बाद एक स्पेस देकर अपना सवाल टाइप करना है, और 9354027995 पर जो है वो हमें भेज देना है।
इसके अलावा आप चाहें तो हमारा शो का लिंक जो यूट्यूब पर है वहाँ पर जाकर भी आप अपने कॉमेंट सेक्शन में जो है वो हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। आप हमें फेसबुक के ज़रिए या फिर एक्स के ज़रिए अपने सवाल भी भेज सकते हैं। तो अरिजीत जी के साथ मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जो है वो जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं और जानते ये हैं कि आमतौर पर जब लोग इंटीरियर से जुड़ी हुई डिज़ाइनिंग करवाते हैं या खुद करने की कोशिश करते हैं तो कौन कौन सी गलतियां जो हैं वो अक्सर हो जाती हैं, और घर की जब भी आप डिज़ाइनिंग करा रहे हैं तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? थैंक यू पल्लवी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो घर की खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि वो उसकी एक तरह से सेफ्टी भी जो होती है उसमें भी इजाफा करता है। लेकिन कई सारे लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते वक्त कई सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके बाद उन्हें थोड़ा सा पछतावा भी होता है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं, चलिए एक एक करके वो स्क्रीन पर हम आपको पॉइंटर्स के ज़रिए समझाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिंपल फ्लैट जैसा घर बनाने का सपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो सैम्पल फ्लैट जो होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, रहने के लिए नहीं होते हैं। उनमें जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी विजुअल अपील के लिए होती है, मिसलीडिंग भी होती है। जैसे कि स्लिम बेड लगा देना, स्लिम आपके जो डाइनिंग टेबल्स होते हैं उनको छोटा छोटा दिखा देना, लेकिन असल में आपकी जो ज़रूरतें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसलिए इस सैम्पल फ्लैट के सपने मत देखें कि वो जो आप घर लेंगे वो सैम्पल फ्लैट जैसा ही होगा। दूसरा क्या है कि फर्नीचर साइज़ की प्लानिंग बिना माप लिए ले लेना, ये भी बहुत एक तरह से गलत भ्रांति है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी इनकेस अगर आपके जो स्पेसेस हैं अगर वो छोटे हैं और आप जो फर्नीचर है वो बड़ा ले आए तो फिर ऑब्वियस बात है जो आपका रूम होगा वो छोटा लगेगा। तो फिर जो फर्नीचर साइज़ की प्लानिंग आप बिना माप लिए लेते हैं वो भी एक गलत भ्रांति है, उसको भी आप अवॉइड करें। वहीं नेचुरल लाइटिंग और वेंटिलेशन पर ध्यान न देना भी एक बहुत बड़ा एक तरह से गलती है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर नेचुरल लाइटिंग और घर पे अगर नहीं आएगी तो एक तरह से जो पॉजिटिविटी होती है ना सिर्फ आपकी वित्तीय बल्कि आपकी एक तरह से रहने का जो नज़रिया होता है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है और एक तरह से नेगेटिविटी आती है। तो फिर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। केवल खूबसूरती आप ना देखें, स्टोरेज आदि पर ध्यान ज़रूर दें। ऐसा ना करें कि मतलब सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप सिर्फ डेकोरेशन की चीज़ें ही लगा रहे हैं और जो स्टोरेज जो स्पेस होता है जो कि बहुत छोटा स्पेस होता है लेकिन बहुत ज़रूरी स्पेस होता है उसको आप इग्नोर करें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पोजीशन के बाद प्लानिंग शुरू करना और देर करने से खर्च बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो गलतियाँ हैं आम, जो कि नॉर्मली इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते वक्त लोग करते हैं। अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर आप कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, चलिए एक करके उसके बारे में भी आपको समझाते हैं। तो स्पेस की प्लानिंग सबसे ज़रूरी है। तो स्पेस जब आप प्लानिंग करें तो उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आपके छोटे रूम्स होंगे तो फिर उसके हिसाब से ही आप एक तरह से फर्नीचर खरीद पाएंगे। वरना अगर जैसे कि मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि अगर स्पेस छोटा होगा और फर्नीचर बड़ा होगा तो आपका रूम छोटा लगेगा। तो फिर ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। नेचुरल लाइट घर में ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी पॉजिटिविटी रहेगी। वही पावर पॉइंट्स और स्विच बोर्ड की जगह पहले तय कर लें। ऐसा ना हो कि अगर आपने बेड लगा लिया, फर्नीचर लगा लिया और स्विच बोर्ड उसके पीछे लगे हुए हैं तो आपका हाथ भी नहीं पहुँचेगा। तो ऐसी जगह इनको लगाएं जहाँ पर आपका हाथ ईजिली पहुँच जाए और उसको स्विच ऑन और तार वगैरह आराम से आप जोड़ सकें। इसके अलावा स्मार्ट और फोल्डेबल फर्नीचर का इस्तेमाल ज़रूर करें, ख़ास तौर पे अगर छोटे साइज़ के स्पेसेस हैं, छोटे साइज़ के रूम्स हैं तो जो फोल्डेबल और कन्वर्टेबल जो फर्नीचर्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा बालकनी, यूटिलिटी, स्टोरेज को भी डिज़ाइन में शामिल ज़रूर करें। जैसे कि हमने बताया कि ये भले ही बहुत छोटा हिस्सा लेते हैं घर का लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए परस्यू करें। तो ये है कुल मिला के इस चीज़ की बात। ओवर टू यू पल्लवी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वापस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अरिजीत जी के पास चलते हैं। अरिजीत जी, जब हम घर की डिज़ाइनिंग करते हैं तो कलर्स घर के बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। पूरे घर की एक थीम जो है वो बहुत मायने रखती है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो खुद डिज़ाइनिंग करना चाह रहा है तो वो कैसे इन बातों का ख्याल रखे? क्योंकि मैं अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके ही समझाऊँ, मैंने बहुत लोगों के घर देखे हैं तो थीम्स क्या होती हैं, जैसे हम किसी के घर गए तो वहाँ पर शुरुआत में एक अलग तरह की थीम है, आप अंदर की तरफ घर में जाएंगे तो किचन की बिल्कुल अलग तरह की थीम होगी, बेडरूम की बिल्कुल अलग तरह की होगी। तो कैसे जो है हम एक सिमेट्री बना के रख सकते हैं और नेचुरल लाइटिंग का कैसे ख्याल रखें साथ में? देखिए, अगर कोई खुद डिज़ाइन करना चाह रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है और देन ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि थीम क्या होता है। अदरवाइज़ वो ऐसा ही होगा आउटकम, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि यू गेट मोर पर्सनलाइज्ड एंड इन्फ्लुएंस विद द इमोशंस कि ये बच्चे का रूम है तो मैं इसको पिंक कर देता हूँ और ये मेरा रूम है तो मैं इसको वुडन कर लेता हूँ और फिर थीम को आप कंसिस्टेंट नहीं रख सकते हैं। दैट्स व्हाई द रोल कम्स कि जब इंटीरियर डिज़ाइनर्स प्ले करते हैं
उनका काम है कि वो रिक्वायरमेंट को समझते हुए भी एक थीम के अंदर बांध के रखें पूरे घर को, तब आउटकम परफेक्ट आएगा। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेल थ्रॉटल नहीं है तो फिर आप एक डिज़ाइनर को हायर कीजिए एंड देन भले ही आप जैसे एग्जीक्यूट करना चाहे कीजिए, लेकिन डिज़ाइनिंग करा लेना बेटर रहेगा। ठीक है, तो डिजाइनिंग कराना आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन जब डिजाइनर काम करते हैं तो वो कैसे जो है वो पूरी एक थीम को फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट तो पूरी अलग अलग आती है, और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप लोगों के सामने ये चैलेंजेस भी आते होंगे कि अच्छा घर का जो ओपनिंग है या फिर ड्राइंग रूम जो है वो मुझे थोड़ा चाहिए रॉयल स्टाइल में, लेकिन बच्चे के कमरे जो है हमें खिले खिले से चाहिए, पिंक कलर में चाहिए, तो आप इनमें बैलेंस कैसे कर पाते हैं? देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ जब हम अप्रोच करते हैं क्लाइंट को तो हम मूड बोर्ड बनाते हैं। जिस मूड बोर्ड में ना हम अलग अलग थीम के सेट्स बनाते हैं। ओके। एंड अगर आपका समझ लीजिए कि कोई अगर रॉयल थीम में हमें जाना है या कॉलोनियल थीम में जाना है, तो कॉलोनियल थीम से ही चाइल्ड रूम कैसा होना चाहिए और मास्टर बेडरूम कैसा होना चाहिए और लिविंग कैसा होना चाहिए, हम उसको एक सेट में दिखाते हैं। तो वहाँ पे ना वो क्लाइंट्स को क्लियर हो जाता है कि अगर मैं इस थीम में जा रहा हूँ तो मेरा ये ही चलेगा। नहीं तो हम क्लाइंट को ये कॉन्शियस करते हैं कि अगर आप इसमें से ये जाना चाहते हैं तो देन इट विल बी अ मिक्स आउटकम। सो देयर आर मैनी पीपल जो मतलब समझ के भी लेते हैं कि नहीं मेरे को किड्स रूम ऐसा ही चाहिए, तो वी हैव नथिंग टू डू, वी हैव टू डिलीवर, बट हम उनको सेट में दिखा देते हैं। और मूड बोर्ड एक ऐसा टूल है जो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करता है क्लाइंट को राइट सिलेक्शन करने में कि मेरे को किस तरफ जाना है। ठीक है। तो मूड बोर्ड जो है वो काफ़ी काम आ सकता है। तो जब भी आप अपने इंटीरियर डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं तो उनसे कहिएगा कि आपको जो है पूरा पहले थीम अच्छे से समझा दें, आप उनको अपने थॉट शेयर कीजिए ताकि एक अच्छा सा आपका जो सपनों का घर है वो तैयार हो सके। लेकिन कुछ और मैं छोटी छोटी बारीकियाँ जो है वो समझना चाहूँगी, जैसे फॉल सीलिंग हो गई। फॉल सीलिंग में आजकल लाइट्स वगैरह लगने का बहुत ज़्यादा फैशन जो है वो आया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कब होती हैं? क्या ये सिविल वर्क वगैरह के बाद होती हैं या जिस वक्त जो है फ्लैट्स वगैरह में सिविल वर्क चल रहा है तो उसी टाइम भी किया जा सकता है ये सारा काम? ये पहले ही जब आपका डिजाइनिंग हो जाती है तो सबसे पहले हम सिविल और फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है। ओके। वो सबसे पहले होता है। जब ये फिनिश हो जाएगी, फॉल सीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब हम फर्नीचर वाले पार्ट पे जाते हैं। और फॉल सीलिंग होने से पहले आपकी पूरी वायरिंग होनी चाहिए एज पर द लाइट। सो इलेक्ट्रिकल डिजाइन्स भी हम करके क्लाइंट को सिलेक्ट करके दिखाते हैं, तो उसी समय फाइनल हो जाता है कि हमें किस तरह का लाइट्स चाहिए, वेदर ट्रैक लाइट्स चाहिए या COB लाइट्स चाहिए या कोव लाइट्स चाहिए। तो जब डिजाइनिंग क्लियर हो जाती है तो क्लाइंट क्लियर हो जाता है कि मेरे को चाहिए क्या, तो उस हिसाब से ही वायरिंग पहले ही डल जाती है इन द फॉल सीलिंग करने से पहले, और फिर आप फर्नीचर्स वर्क में जाते हैं, वॉल पैनलिंग्स में जाते हैं। अच्छा, आपने फर्नीचर का जिक्र किया। आजकल मैं देखती हूँ जैसे लोगों के घर जो है, और स्पेशली अगर मैं मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ, दिल्ली NCR हो गया, मुंबई हो गया, छोटे छोटे घर होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि ऐसा फर्नीचर लेते हैं जो स्मार्ट फर्नीचर होता है। जब जरूरत पड़ी फोल्डेबल टाइप्स हो गया, जब जरूरत पड़ी तो वो एक काउच की तरह बन गया, जब जरूरत पड़ी तो वो बेड बन गया, और खासतौर पर IKEA वगैरह के आने के बाद तो इस तरह के फर्नीचर जो है और ट्रेंड में आ चुके हैं। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि फर्नीचर जो है वो कैसा होना चाहिए? इस तरीके का फोल्डेबल स्मार्ट फर्नीचर होना चाहिए या जो हमारे पहले के फर्नीचर होते थे टिकाऊ, वो वाले होने चाहिए? देखिए, आई थिंक इट हैज टू बी मिक्स्ड। दैट्स द आइडियल सॉल्यूशन फॉर आज के डेट में जितने फ्लैट्स हैं। फोल्डेबल फर्नीचर्स भी अच्छे होते हैं, बट जो मैं समझता हूँ कि जो डेली यूज़ हो रहे हैं, रेगुलर यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं फोल्डेबल। जो माइट बी मंथली वंस और ट्वाइस या वीकली यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप फोल्डेबल पे जा सकते हैं, क्योंकि वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाता है फोल्डेबल में, और ये स्टडी ज़्यादा होता है जो नॉन फोल्डेबल्स या फिक्स्ड फर्नीचर्स होते हैं। तो डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट एक आइडियल मिक्स होना चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर वो बेस्ट होता है। ठीक है, तो मिक्स ऑफ फर्नीचर जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। खैर, हमारे पास हमारे कुछ और दर्शकों के भी सवाल आ गए, तो कुछ और सवालों को ले लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को हम आगे लेकर चलेंगे। लखनऊ से नितिन वर्मा का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मैं घर पर जो है अपना ऑफिस बनाना चाहता हूँ, वर्क फ्रॉम होम सेटअप जो है वो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। वर्क फ्रॉम होम का अगर सेटअप करना है तो सबसे पहला एडवाइस मैं दूंगा उनको कि ही हैज़ टू कीप इन माइंड कि एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखते हुए वो अपना सेटअप बनाए। ठीक है। तो आजकल काफ़ी स्टाइलिश चेयर्स आए हुए हैं जो आपको कंफर्ट देते हैं। जो आपकी डेस्क होती है
वो इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आपको किसी तरीके का फिजिकल पेन या नेक पेन ये सब डेवलप ना हो। तो चेयर एंड डेस्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील जो उनको ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छी लाइट की सोर्स होनी चाहिए, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल उस जगह पे, और एक कहीं ना कहीं पर्सनल टच होना चाहिए, थोड़ा प्लांटर्स हो, थोड़ी सी वॉल की जो पेंट हो उसके आसपास वो एनर्जी देने वाली हो, तो वो ना आपको मोटिवेट करते रहेगी, आपके लॉन्ग टर्म वर्क के लिए ज़्यादा टाइम तक आप काम कर पाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। पहला तो कंफर्ट होना चाहिए कि आप परफेक्टली बैठ के, आपके पोस्चर्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग आवर्स 12 आवर्स 14 आवर्स काम कर रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए फर्नीचर्स लेने चाहिए। ठीक है, तो फर्नीचर लेते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका कंफर्ट जो है वो पूरा बना रहे, चेयर्स वगैरह इस तरीके से एग्रोनॉमिक्स होनी चाहिए सो दैट कि आपका सिटिंग पोस्चर जो है ठीक रहे। और सबसे अहम बात जो अरिजीत जी ने बताई है हमें वो ये कि नेचुरल लाइट जो है उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब आप पूरा दिन लैपटॉप पे बैठे रहते हैं तो नेचुरल लाइट जो होती है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगला सवाल लेते हैं पुणे से रोशनी जैन का है। ये कह रही है कि बाथरूम फिटिंग्स और किचन का सामान जो है वो हमें पहले चुनना चाहिए या इंटीरियर्स के बाद लेना चाहिए? देखिए, डिज़ाइनिंग वक्त आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस तरीके की फिटिंग्स आपको लेनी है, और उसके लिए जॉइंट विजिट होती है। जनरली इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड क्लाइंट दोनों साथ में जाते हैं, सिलेक्शंस होते हैं, हम गाइड करते हैं क्लाइंट को कि क्या बेस्ट होगा, क्या ड्यूरेबल है, और वो सिलेक्शन पहले हो जाना चाहिए। परचेजिंग आप भली बाद में कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप पहले कर लेंगे तो बेटर है, बाद में आपको फिर वो सरप्राइज़ नहीं रहता कि यार मेरे को ये लेना चाहिए था, ये लेना पड़ रहा है। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ चूँकि इंस्टाग्राम वगैरह पे इस तरीके की रील्स भी बहुत आती रहती है, बाथरूम्स की फिटिंग्स और बाथरूम के डिज़ाइनिंग्स में जो है वो काफ़ी सारी अब इनोवेशंस देखने को मिल गई हैं। कई बार हम देखते रहते हैं वो मून स्टाइल के बाथरूम्स जो हैं बने हुए हैं, कुछ अलग अलग तरह के। तो थोड़े बाथरूम के डिज़ाइनिंग के भी कुछ टिप्स दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, बाथरूम में क्या हो रहा है, एक तो जो मेजर रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और लोगों को जो सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो है अगर उसमें नीश कटिंग हो जाए, वो काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। दूसरा, पीपल एज लॉट ऑफ पीपल इज नाउ फेल्ट अ नीड ऑफ कि ड्राई एंड वेट एरिया को अलग करें। सो जो शावर क्यूबिकल्स हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और वो काफ़ी हेल्प होती है, बिकॉज वॉशरूम्स आजकल काफ़ी कॉम्पैक्ट है फ्लैट्स में, तो उसमें ये ड्राई वेट अलग हो जाए तो बेस्ट रहता है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑल द फिटिंग्स, फैंसी फिटिंग्स आ चुके हैं, तो इफ़ वन कैन अफोर्ड दे आर वेरी गुड, वो लेना भी चाहिए और काफ़ी कंफर्टेबल है यूज़ के लिए, तो वो हम रिकमेंड करते हैं, तो वो ले सकते हैं। और बाकी एज फार एज टाइल्स इज़ कंसर्न, इन नंबर ऑफ चॉइस, इतनी चॉइसेस हैं आज के डेट में, और इतनी ब्यूटीफुल टाइल्स हैं, और लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटीरियर में लाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल मैं बोल सकता हूँ आपको, कि वो एक एम्बियंस क्रिएट करता है, और वो एम्बियंस वॉशरूम के अंदर में आज के डेट में हर कोई डिमांड कर रहा है। तो दैट्स वाई इतनी सारी इंस्टाग्राम में आपको रील्स भी दिख रही हैं और चीज़ें चल रही हैं, और या काफ़ी डिमांड है। एक्चुअली किचन एंड वॉशरूम, ये दोनों चीज़ पे आज के डेट में बहुत फोकस है क्लाइंट्स का। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि किचन और वॉशरूम दो ऐसे एरियाज हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस जो है आजकल लोगों का भी है। और आज से अगर मैं आज से 10-20 साल पहले की बात करूँ तो वॉशरूम में एक नाम मात्र की लाइट एक छोटी सी लगा दी जाती थी कि बस उससे रोशनी आती रहे। लेकिन जब से जो है वो लाइटिंग्स का इंटीरियर डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली पूरा लोग ख्याल रखने लग गए हैं, तो बाथरूम्स का लुक वगैरह जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो बाथरूम में इन टिप्स का जरूर ध्यान रखिएगा जब भी अगर आप अपने बाथरूम को डिजाइन करवा रहे हैं। तो कोची से अगला सवाल हमारे पास आया सिमी जोसेफ का। ये कह रहे हैं कि घर का वॉल जो है वो हमें पहले पेंट करना चाहिए या पहले फर्नीचर को फाइनलाइज करें? नहीं, वॉल पेंट तो होंगी पहले ही होगा, फर्नीचर बाद में आता है। लेकिन फिक्स्ड फर्नीचर जो है वो पहले इंस्टॉल्ड हो जाती है, और फिर वॉल पेंट फिनिश होता है। लूज फर्नीचर उसके बाद आता है। लेकिन अगेन डिजाइनिंग अगर आपका हो गया तो कलर, थीम, कॉम्बिनेशन, फर्नीचर, साइजेस, एवरीथिंग पहले से डिसाइड हो जाती है। आप भले ऑर्डर प्लेस कर दीजिए बाहर, बट इंस्टॉलेशन वॉल पेंट पहले फिनिश होगा। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन जो है वो चाहे बेसिकली बाद में थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन वॉल पेंट पहले फिनिश जो है वो होना चाहिए। खैर अरिजीत जी, आखिर में मैं आपसे एक दो चीज़ें समझना चाहूँगी। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा बताइए कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग कर जाते हैं और उन्हें करने से उन्हें बचना चाहिए, ताकि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के दौरान जो है किसी तरह की उनको परेशानी ना झेलनी पड़े। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट गलतियाँ जो मुझे दिख रही हैं आजकल ना, लॉट ऑफ एक्सपोजर है उनको इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट एंड ऑल। तो हो क्या रहा है कि लोग ना काफ़ी डिज़ाइन आज के डेट में सिलेक्ट करके आते हैं हमारे पास कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए।
Now the kind of design what they are getting और जो उनकी फ्लैट की साइज़ है या रूम की साइज़ है वो विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं होती है कि ये यहाँ पे कैसा दिखेगा, ठीक है, तो वो एक्चुअली आउटकम उस तरीके से नहीं आती है। तो जब हम समझाते हैं कि जो आप जा रही हैं और उसका जो रिक्वायरमेंट है वॉल की साइज़ प्रॉब्ली 20 फीट चाहिए हमें और आपके यहाँ पे 10 फीट है या 8 फीट है तो वो आउटकम नहीं आएंगी। तो ये एक्सेप्ट करने में क्लाइंट को काफ़ी प्रॉब्लम जाती है कि क्यों नहीं बन सकता है, ठीक है, दैट इज़ वन प्रॉब्लम। सो और सेकेंड चीज़ जो होती है, जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो जाता है उसके बाद भी क्लाइंट कीप ऑन एक्सप्लोरिंग डिज़ाइंस थ्रू इंस्टाग्राम और वहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्ट डिले होने के भी बड़े कारण है क्योंकि डिज़ाइन फाइनलाइजेशन होने के बाद भी वो चेंजेस लाते हैं कि हमें ये चेंज करना है, हमें ये चेंज करना है, नहीं ये चीज़ हमें चाहिए। अच्छा, तो उसके कारण फिर चेंज, फिर रिविजिट होती है, फिर डिज़ाइनिंग होती है, उसमें कॉस्ट इम्पैक्ट भी आ जाता है क्योंकि फिर रीडिज़ाइन होती है। सो व्हाट आई विल से कि क्लाइंट को जितने भी एक्सप्लोर करना है ना वो पहले कर लीजिए और जब इंटीरियर डिज़ाइनर डिज़ाइन कर ले, आप उसके साथ एक चीज़ क्लोज कर लिए ना, उसके बाद वी शुड स्टॉप एक्सप्लोरिंग, अदरवाइज़ वो कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं उनके डाउट्स चलते रहते हैं और फिर वो एक मिक्स आउटकम बाहर आ जाता है क्योंकि प्रेशर में आके इंटीरियर डिज़ाइन भी बहुत समय चेंज कर देता है कि अब क्लाइंट मांग रहा है तो क्या करे, देना ही है। तो वो चीज़ें हो जाती है। तो वो एक लिमिट तक ही आपको सोशल मीडिया का हेल्प लेना चाहिए अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको ध्यान है तो कुछ वक्त पहले जो है कि अमेज़ॉन का ऐड भी आया था जिसमें और दिखाओ होता था, तो वो इंटीरियर डिजाइनिंग में शायद आज यही हो चुका है कि हम इंस्टाग्राम और बाकी वेबसाइट्स पे जाते हैं, हम कहते हैं और डिजाइन्स हमें दिखाओ और वो डिजाइन जो है खत्म ही नहीं होते हैं, लिमिट नहीं है इसकी। बिल्कुल, तो लिमिट नहीं है। तो अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग अपने घर की कर रहे हैं तो आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो डिजाइन्स देख रहे हैं, शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, उन्हें एक बार पहले जो है वो दिखा दीजिए इंटीरियर डिजाइनर को, उसके साथ डिस्कशन पूरी कर लीजिए। लेकिन जब एक बार सारा चीज़ खत्म हो चुकी है तो आपको ये करना चाहिए कि आपको और डिज़ाइंस को एक्सप्लोर करना बंद कर देना चाहिए ताकि आपको भी परेशानी नहीं होगी और आपका बजट जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होगा। लेकिन आपको आज के वक्त में ये क्या लगता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो डिज़ाइनिंग करवाना चाह रहा है तो उसको जो है किसी इंटीरियर डिज़ाइनर की मदद ही लेनी चाहिए या डू इट योरसेल्फ, यानी कि हम DIY का अपना रास्ता भी अपना सकते हैं, घर पर जो है Pinterest हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ से देखकर भी जो है अपने आप कुछ आइडियाज़ लेकर जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको आउटकम सरप्राइज नहीं चाहिए तो आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर लेना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप डू इट योरसेल्फ कर सकते हैं बट श्योर नहीं है कि वो आउटकम क्या आएगा। हो सकता है अच्छा भी है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि हर किसी का गड़बड़ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि वो आउटकम मिक्स आ जाता है बाहर, ठीक है। और वहाँ पे फिर क्या दे रिग्रेट ऑल्सो बट दे कैन नॉट डू द चेंजेस, चेंज नहीं हो सकता जो क्योंकि ऑलरेडी इतना खर्चा भी हो चुका है। 2-4 साल तो उसी में दे सस्टेन और फिर बाद में जाके 5 साल बाद फिर इनोवेट करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। तो बेटर होगा कि आप एक्सपर्ट का साथ ले, उनको समझे और वो करने दे सो दैट आपकी चीज़ें अच्छी बने। ठीक है, ठीक है। तो घर देखिए बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जो है, ऐसा तो है नहीं कि हर एक साल में जो है वो नया इंटीरियर डिज़ाइन करवाएंगे और बनवाते जाएंगे। जब आप एक बार डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं तो कम से कम हम मान के चलते हैं कि 8 से 10 साल 15 साल तक जो है उसी डिज़ाइन के अंदर, उसी सारे एनवायरनमेंट के अंदर जो है आप रहेंगे। तो इसलिए जब भी आप अपने घर को डिज़ाइन कराएं तो अच्छे से सोच समझ कर जो है डिज़ाइन कराएं। अगर आप खुद कर रहे हैं तो जैसे कि अरिजीत जी ने बताया, आपको जो है सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद जो है कदम उठाने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे तमाम दर्शकों को बहुत अच्छे से जो है ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बारीकियां भी बताई और ये भी बताया कि किस तरह से जो है हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा बजट जो है वो एग्जॉस्ट ना हो, टाइमलाइंस जो है वो मीट हो पाए, और सबसे बड़ी बात, जो घर का सपना हम देख रहे हैं, जो खूबसूरत से घर का सपना देख रहे हैं, वो भी आसानी से पूरा हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच पल्लवी, थैंक यू। तो अगर आप ये मानते हैं कि आज के टाइम में जो है ये सारी चीज़ें जो है शायद मायने नहीं रखती हैं कि मैं डिज़ाइनर से काम कराऊं और उसके बाद जो एक सुंदर घर मेरे पास बनकर आए या ना आए, या मैं खुद ही सब कुछ कर लूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, आपको जब भी घर डिज़ाइन करना है ना, तो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुझे कैसे करना है, क्या मुझे आउटकम चाहिए। तो इसीलिए हम आपके लिए ना आज का ये खास शो लेकर आए थे जिसमें हम आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बारीकियाँ बताना चाहते
चाहते थे। देखिए, आज के शो में हमने ये जाना कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है ना, ये सिर्फ दीवारों को सजाने का काम नहीं होता है, बल्कि ये आपकी लाइफ के कंफर्ट को, कन्वीनियंस को, करेक्टर को डिफाइन करता है। और सही समय पर अगर आप सही फैसला ले लेंगे ना, तो याद रखिए आपका घर जो है वो आपका ड्रीम होम बन जाएगा। तो डिज़ाइनिंग में अगर आप देरी करते हैं तो घर की तैयारी में जो है ना वो परेशानी बन सकता है। इसलिए बिना किसी देरी के फैसला लीजिए कि आपको डिज़ाइन किस तरीके से करवाना है, ताकि आपको आगे जाकर किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। तो आज के इस खास शो में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे प्रॉपर्टी जंक्शन में एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक जुड़े रहिए, समझदारी से डिसीजन लीजिए और घर को सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि स्मार्ट भी बनाइए।